हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के संपूर्ण रसायन विज्ञान सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसका हम क्वेश्चन के जरिए आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं और क्वेश्चन के जरिए पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए और चैप्टर भी तैयार हो जाए। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, तन्मयता के साथ में माँ सरस्वती को ध्यान करें और जय माँ सरस्वती जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी कॉपी पर लिखें। मैं आपको पहले से बता दिया हूं कि मैं ये जो संपूर्ण रसायन विज्ञान सीरीज लेकर चल रहा हूं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या क्वेश्चन के जरिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो इसका आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। आप अपने हाथों से लिखकर अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी एग्जाम्स के समय में, ठीक है। तो उसी नोट्स के ऊपर आप लोग लिखना जय माँ सरस्वती और कमेंट बॉक्स में भी कर देना। पूरी कंसंट्रेशन के साथ में लेक्चर को देखना। 100% लेक्चर में सभी क्वेश्चन जो हम कराएंगे आपको इसी लेक्चर में याद हो जाएंगे, और मेरा लक्ष्य भी यही होगा कि लेक्चर में ही आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए, दोबारा देखने को न पड़े। यहाँ पर आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट कराएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पूरे चैप्टर में प्रयोगशाला विधि की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूरे चैप्टर में 3 प्रयोगशाला विधि, जिसमें से 2 प्रयोगशाला विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है। तो मैं तीनों को समझ लेते हैं, तीनों का रिएक्शन हम आपको समझा देंगे। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि में जो आपका डायग्राम यूज होता है, आप डायग्राम को अपने से पढ़ लेना, देख लेना, बुक में समझ में आ जाएगा। अगर कहोगे तो अलग से मैं डायग्राम का अलग से लेक्चर ले लूँगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायग्राम को नहीं समझाऊंगा। लेकिन तीनों के तीनों प्रयोगशाला विधि में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन को हम समझाएंगे। तो सबसे पहला प्रयोगशाला विधि जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वह है आप सभी के लिए सबसे पहला प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या है कि, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपको मालूम होगा ना कि हम आपके प्रयोगशाला विधि को कंप्लीट कराने के लिए आपको 9 प्रयोगशाला विधि दिया था। पूरे केमिस्ट्री से, पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस से 9 प्रयोगशाला विधि आपको मैंने पहले दे दिया हूँ। आप लोग तैयार भी किए होंगे। काफ़ी लोगों ने 9 के 9 प्रयोगशाला विधि का फिगर बनाकर पूरे अच्छे से, जैसे बुक एग्जाम में लिखा जाता है उस तरह से हमें भेजे भी थे। और नाम तो याद नहीं इस समय, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाला था पूरा का पूरा। अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख लेना, पीछे कर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं PDF के रूप में डाला हूँ वहाँ पर। तो प्रयोगशाला विधि, उस 9 प्रयोगशाला विधि में एक यह भी प्रयोगशाला विधि था, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में एक सिस्टम जो यूज होता है, उस सिस्टम में आपका बर्नर होता है, रिटार्ड होता है, तांबे की एक जाली होती है। आप लोग अपने किताब वगैरह में देख सकते हैं क्या क्या यूज होता है। अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक फिगर है, उस फिगर को आपको बनाना है, अपने से बना लेना। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन यूज होता है, तो प्रयोगशाला में जो आपका एसीटोन बनता है, वह एसीटोन, प्रयोगशाला में जो एसीटोन बनता है, प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनता है। प्रयोगशाला में एसीटोन जो बनता है वह आपका जो प्रयोगशाला वाला एसीटोन होता है, उसे बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, उसका सूक्ष्म आसवन कराते हैं। प्रयोगशाला में एसीटोन कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने के बाद प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई। प्रयोगशाला में आप एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं, तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराने पर प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये बोर्ड क्या देखता है, क्या समझता है, लेकिन ये बार बार यही रिएक्शन पूछता है।
अधिकांश बार तो ये फिलिंग द गैप्स के रूप में पूछ लेता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे पूछता है। पहले रिएक्शन को लिख देते हैं। प्रयोगशाला में जो एसीटोन होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम कैल्शियम एसीटेट को सूक्ष्म आसवन करते हैं, तब आपका प्राप्त होता है प्रयोगशाला में एसीटोन। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन को लिखते हैं हम लोग। देखिए ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, CH3COO ट्वाइस Ca। इस कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन करते हैं, क्या करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, इस कैल्शियम एसीटेट का जब हम शुष्क आसवन करते हैं तब आपका प्राप्त होता है एसीटोन। एसीटोन, तब यह आपका एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन के साथ में CaCO3 प्राप्त होता है। ठीक है, यह आपका रिएक्शन होता है। यह आपका कैल्शियम एसीटेट है, इसका शुष्क आचरण करते हैं तो ये आपका एसीटोन प्राप्त होता है और प्रयोगशाला में इसी विधि का यूज किया जाता है। प्रयोगशाला के अगर आप फिगर को देखते हैं, अपने बुक में देखेंगे, वहां पर एक बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर रिटार्ड रखा होता है, रिटार्ड रखा होता है। रिटार्ड को हम लोग नीचे से गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से और रिटार्ड में हम लोग रख देते हैं कैल्शियम एसीटेट। आप लोग देखोगे फिगर, अगर अपने बुक में देखोगे या सीरीजोग्राफ में जहां पर भी देख रहे हो, अगर फिगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें क्या होता है, नीचे एक बर्नर रखा होता है, बर्नर के ऊपर एक जाली रखी होती है, तांबे की जाली होती है। वह जाली किसकी होती है, तांबे की जाली होती है और जाली के ऊपर एक रिटार्ड रखा होता है। याद रख लेना, नाम उसका रिटार्ड यूज होता है। ठीक है, उस रिटार्ड में कैल्शियम एसीटेट को रखकर हम लोग नीचे जो बर्नर होता है उस बर्नर को जलाकर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम एसीटेट एक जाली के थ्रू ठंडा होते हुए, जाली में आपका ऊपर से ठंडा पानी वगैरह गिराया जाता है, तो वहाँ पे संघनित होके वहाँ से आपका एसीटोन मिलता है और उसका पूरा प्रॉपर विधि होता है। लास्ट में आपका एक ग्राही यूज होता है जिसमें हम कैल्शियम एसीटोन को हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। आप अगर फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं समरी बता दिया हूँ कैसे क्या होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है। आप लोग का एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है समझ लेना सभी लोग। जो मैं बताया हूँ पूरा का पूरा विधि, उस विधि को अपने से देखना, फिगर को बनाना, साथ में नीचे ऊपर रिएक्शन लिखना, फिगर को भी बनाना और अच्छे से लिखना। लिख कर मुझे टेलीग्राम करना। ठीक है, टेलीग्राम पर भेज देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना। ऐसा करना आप लोग। वैसे मुझे मालूम है अगर मैं नहीं दूंगा होमवर्क तो आप लोग टाइम को वेस्ट करोगे और करोगे नहीं। ये होमवर्क समझकर आप लोग कर देना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग। आपका यह एक प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है। दूसरा प्रयोगशाला विधि जो पूछा जाता है आपका, दूसरा वाला प्रयोगशाला विधि कौन सा है? दूसरा प्रयोगशाला विधि है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के विधि का वर्णन। अब इसमें भी फिगर होगा सर, क्या आप इसी के भी फिगर को नहीं बताने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। फिगर आप लोग देख लेना किताब में और बना भी लेना। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है। देखिए, प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वह मेथिल एल्कोहल के, जो मेथिल एल्कोहल होता है उसका उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण के जरिए प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड, प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वह आपका मेथिल एल्कोहल का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बात समझ में आई? इस पॉइंट, आपको ये पॉइंट समझ में आया कि प्रयोगशाला में जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है
वह मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वह मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रिएक्शन क्या होता है, देखिए मेथिल एल्कोहल ये है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो है आपका प्लेटिनियम पीटी का उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है, आइए देखिए, ये आपका मेथिल एल्कोहल है CH3OH, ये तो आपका मेथिल एल्कोहल है। इस मेथिल एल्कोहल का हम लोग प्रयोगशाला में उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब इसका ऑक्सीकरण करते हैं O3, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराते हैं, और यह उत्प्रेरक पीटी यहाँ पर यूज होता है। प्लेटिनियम उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है, इसको आप लोग याद रखना। प्लेटिनियम यहाँ पर आपका उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, और यूज करने के पश्चात ये आपका चेंज हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड 2CHHCHO प्लस 2HCHO प्लस 2H2O में, यहाँ पर ये 2 लगा लो, ठीक है, 2H2, ये आपका रिएक्शन होता है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे, जरा मेरे बताओ, मेरे सभी अल्फा आर्मीज बताओ कैसे प्राप्त करोगे आप लोग। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करना है, इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल मेथिल एल्कोहल लेकर आना है। मेथिल एल्कोहल मार्केट से लेकर आना है, उस मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, जरा सोचो, मैंने आपको बताया प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराने के पश्चात यह आपका फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगर बात करें इसके फिगर में कौन कौन से यूज किया जाता है, क्या क्या यूज किया जाता है, देखिए फिगर में जो यूज किया जाता है इसमें हम लोग, देखिए पिछले वाले में जो हम लोग फिगर में यूज कर रहे थे वहाँ पर एक तांबे की जाली यूज कर रहे थे, उसके नीचे से बर्नर के जरिए उपयोग जल गर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे, बर्नर लगाएंगे, बर्नर के बाद बालू उष्मक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, बालू उष्मक, उसको डायरेक्ट नहीं लगा देंगे गर्म होने के लिए, इसमें जो होता है बालू उष्मक का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग फिगर सामने खोले होंगे किसी भी बुक का, वहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, बर्नर के ऊपर बालू उष्मक का उपयोग करते हैं और उस बालू उष्मक के जरिए गर्म करते हैं। जो एक पात्र गोल से ऐसे होता है उसमें रख देते हैं आपका मेथिल एल्कोहल, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद प्लेटिनियम युक्त एक एबेस्टास लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लेटिनियम युक्त एक एबेस्टास लेते हैं। फिगर को देखिए आप सभी लोग, अगर आपके पास बुक है तो जरूर देखिए फिगर को। प्लेटिनियम युक्त एक एबेस्टास लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लेटिनियम युक्त एबेस्टास, ठीक है। अब उसको तो वहाँ बालू उष्मक के जरिए गर्म कर रहे हैं, किसको, मेथिल एल्कोहल को। तो वह मेथिल एल्कोहल गर्म होकर प्लेटिनियम युक्त एबेस्टास में से जाता है। नीचे से हम क्या करते हैं, एबेस्टास को भी गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात वहाँ पर उत्प्रेरक की क्रिया होती है। क्रिया होने के पश्चात एक आगे जो ग्राही है, उसी ग्राही में आपका प्राप्त हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये पूरी की पूरी क्रिया होती है और ये दोनों की दोनों रिएक्शंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया कि आपको रिएक्शन समझा दें और कैसे क्रिया होती है उसको भी समझा दें। फिगर नहीं बताया, फिगर खुद से देख लेना आप लोग, और मेरे हिसाब से आपको समझने में हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इसे लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ सामने से। लिखिए सभी लोग, तेजी से लिखिए। और एक होता है इसमें आपका फार्मिक एसिड की प्रयोगशाला विधि बनाने की, तो ये 2018 में पूछा गया था, तब से रिपीट नहीं किया है। अपने से आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मैं बता दिया कि इम्पॉर्टेंट है,
इसमें कुछ नहीं होता। फार्मिक एसिड से प्रयोगशाला, वैसे मैं एक बार कराया भी हूँ टॉप 15 क्वेश्चन में। फार्मिक एसिड से अगर आप लोग प्रयोगशाला में बनाना चाहते हैं फार्मिक एसिड को, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं लाना होता है, ग्लिसरॉल लेकर आना होता है। ग्लिसरॉल को गर्म करते हैं, आपका सॉरी आर्जेलिक एसिड लेकर आना होता है। आर्जेलिक एसिड आप लोग देखे होंगे अगर लैब वगैरह में गए होंगे क्लास 12th में। वैसे क्लास ही कहाँ चला कि आप लोग लैब में जाओगे, आप लोग तो क्लास पढ़ने के लिए तरस गए, लैब में कैसे जाओगे। चलो ठीक है, लैब में अगर जाते तो वहाँ पर आपको आर्जेलिक एसिड मिलता है। ठीक है, आर्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मुझे डाउट है आप लोग फार्मूला भी भूल गए होंगे आर्जेलिक एसिड का। सच्चाई से कमेंट करके बताना कितने लोगों को आर्जेलिक एसिड का फार्मूला आ रहा है। कितने लोगों को आ रहा है आर्जेलिक एसिड का फार्मूला। चलो ठीक है, अच्छा खैर जाने देते हैं उसे। आर्जेलिक एसिड को हम लोग ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फार्मिक एसिड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सनसनाहट के साथ में निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है वह सनसनाहट के साथ में निकलता है। अगर उसके रिएक्शन की बात करें तो आर्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है, मैं बता दूं, नहीं बताऊं, बता दूं, क्या करूं, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं आर्जेलिक एसिड का फार्मूला ही नहीं बताऊंगा। मैं रिएक्शन समझा दिया। आर्जेलिक एसिड को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग से लिया जाता है, नहीं 110 या 20 लिया जाता है ना, हाँ 110 लिया जाता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका फार्मिक एसिड बन जाता है। आपको मालूम है चींटी उटी काटती है, बिच्छू मारता है तो किस एसिड के जरिए मारता है। अरे यार ये जीके का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को, बोलो क्या कह रहे हो आप लोग। मालूम है ना कि जीके का एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि जो चींटी काटती है। वैसे जीके का ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है कि फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और ये गाजर में कौन सा रंग के लिए कौन सा, तो कैरेटीन होता है, रंग के लिए अलग बात है, अम्ल अलग बात है। गाजर में अम्ल अलग बात है, रंग अलग बात है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर जो रेड होता है, क्यों रेड होता है, किसके कारण रेड होता है, और ये बीटा क्या होता है, बीटारिन किसे कहा जाता है यार, भूल गया, चलो जाने दो। ठीक है, तो ये कलर के लिए कौन से वर्णक, जिसे आप लोग वर्णक कहते हैं, हिंदी में वर्णक कहा जाता है ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो कलर के लिए कौन से उत्तरदायी होते हैं, और उसका स्वाद अगर तीखा है तो किसके कारण वह तीखा है। ये सभी चीज़ें जीके के क्वेश्चंस हैं। आगे चल के आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए क्या आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मिक एसिड आया, तो मैं फार्मिक एसिड के बारे में बता दूं। जो बिच्छू काटती है या फिर चींटी, लाल वाली चींटी जो होती है, लाल वाली चींटी देखे हो ना, लाल वाली चींटी, तो उस लाल वाली चींटी जो काटती है, जो दिदोरा पड़ जाता है, तो लाल वाली चींटी जो काटती है तो वो भी फार्मिक एसिड छोड़ती है। ठीक है, तो फार्मिक एसिड बहुत खतरनाक है, सोच लेना फिर, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, अरे भाई घर से कुछ चीटी उटी काटी हो, बिच्छू उच्छू मार के आया हो तो पूछ ले फार्मिक एसिड, तो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नोट करिए। तो मैं एक दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और कराऊं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है। वैसे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा आज मुझे, तबीयत सही नहीं है ना, वैसे मैं सोच रहा हूँ आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का निम्न के साथ में अभिक्रिया लिखिए।
फॉर्मेल्डिहाइड का निम्न के साथ में अब क्रिया लिखिए। जैसे पहला, सबसे पहला है अमोनिया के साथ में, जरा बताओ आप सभी लोग, सोचो जरा कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन, नंबर 1 की क्वेश्चन। अगर ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, ये नहीं देखा, ये नहीं जाना तो क्या जाना। फिर जिंदगी का जो सत्य है वह झूठ हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये नहीं पढ़ा 12th में अभी तक कि अमोनिया के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करके क्या बनाता है, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। इतना इम्पोर्टेंट है और इतना महत्वपूर्ण है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे जरा सभी लोग कि ये अमोनिया जो है के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करता है तो क्या देता है। नहीं समझ में आया कुछ लोगों को? कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए ये अमोनिया जो होता है इसको तो NH3 से लिखा जाता है ना, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है अमोनिया का। इसकी क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में होती है, CHO फॉर्मेल्डिहाइड, यही तो है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड आपको नहीं बताना होगा ना क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र, क्या होता है एस्टल्डिहाइड का सूत्र, क्या होता है एसीटोन का सूत्र, क्या होता है फार्मिक एसिड का सूत्र। ये सभी चीज़ें आपको नहीं बताने की जरूरत है। आप लोगों के दिमाग में तो इतना तो याद हो ही गया होगा, नहीं याद है तो क्लास देखिए, याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये देखिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, या अमोनिया के साथ में इसकी क्रिया कराना है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया कराना है, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया कराना है, तो क्या देगा, क्या बनाएगा साथ में क्रिया करेगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है हमसे, आपसे, सबसे। देखिए ये आपका अमोनिया के साथ में, लिखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए स्टार मार्क करके कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। बात समझ में आया? फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। अब यूरोट्रोपिन क्या होता है, यूरोट्रोपिन का सूत्र फार्मूला याद करने का क्या तरीका है, ट्रिक क्या है इस पूरे रिएक्शन को याद करने का, ये सभी चीज़ें हम आपको सिलसिलेवार से बताने जा रहे हैं। ध्यान को और अपने दिमाग की गेट को खोल कर बैठना। देखिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, यह अमोनिया है, इसके साथ में ये क्रिया करके आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोट्रोपिन बनाता है, और यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2। वैसे मैं अभी याद करने का ट्रिक बताऊंगा, CH2 6N4, ये होता है यूरोट्रोपिन का सूत्र। अब ये बनाता है आपका CH2 6N4, CH2 6N4 और साथ में 6H2O। ये पूरा रिएक्शन है। अब बात आती है सर ये संतुलित कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर यूरोट्रोपिन का पहले फार्मूला याद रखना, क्या, CH2 6N4, ये तो यूरोट्रोपिन का फार्मूला है। अगर ये आपको याद है और ये पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है, तो आप आसानी से इसे पूरा कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आसानी से आप लोग यहाँ पर इसका संतुलित लिख लोगे। अब यहाँ पर देखना N4 है तो 4 यहाँ लिखना है, यहाँ पर CH2 6 है तो 6 यहाँ पर लिख देना, ये सत्य है, और 6 यहाँ पर भी लिखेंगे, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये सत्य है। आप लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है। इसका रिएक्शन ये है, देखिए ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, यह अमोनिया है, इसके साथ में क्रिया करके यह आपका यूरोट्रोपिन है,
साथ में यह आपका 6H2O बनाया गया है। नोट करिए सभी लोग। आप लोग पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हो, ये क्या सही है? दूसरा क्रिया लिखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो क्रिया है, नेक्स्ट क्रिया है, दूसरा क्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड का, वह है आपका कास्टिक सोडा के साथ में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। फॉर्मेल्डिहाइड का क्रिया NaOH के साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जो है NaOH के साथ में। फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ में क्रिया करके क्या देता है? देखिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है यह NaOH के साथ में जब क्रिया करता है तो दो चीज़ बनाता है। एक तो आपका फॉर्मिक अम्ल बना देता है, दूसरा जो है आपका सोडियम फॉर्मेट बना देता है, दूसरा आपका मेथिल एल्कोहल बना देता है। देखिए, लिख सकते हैं आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ में क्रिया करके मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। देखो, पहले मैं बताता था रिएक्शन को तो ये स्टेटमेंट नहीं लिखता था, टाइम को बचाता था, लेकिन मैंने देखा मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ तो टेस्ट जब मैं लेता था, वैसे कल भी टेस्ट है आपका, तो जब मैं टेस्ट लिया करता था तो काफ़ी स्टूडेंट टेस्ट में भी स्टेटमेंट नहीं लिखते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर यहाँ पर टेस्ट में नहीं लिखते हो स्टेटमेंट तो चलेगा, लेकिन बोर्ड में नहीं लिखोगे तो फिर कैसे चलेगा? इसी डर की वजह से मैं भी लिखने लगा स्टेटमेंट। मैंने सोचा 2 क्वेश्चन कम बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा पूरा बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये गलत आदत न पड़े स्टेटमेंट न लिखने वाला। अगर आप लोग स्टेटमेंट बिना लिखे बोर्ड में चले आए तो फिर एग्जामिनर पता नहीं क्या सोचकर आप लोगों को नंबर देगा, क्या गंदगी सोचेगा और क्या नंबर देगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोचेगा कौन से टीचर पढ़ाए हैं और किस टीचर से पढ़े हो आप लोग, ठीक है? इसलिए स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये NaOH के साथ में क्रिया करता है, मतलब ये आपका HCHO है, यह आपका NaOH के साथ में क्रिया करता है। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ में क्रिया करता है तो ये क्रिया करके आपका बनाता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट HCOONA, मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट, ये दो चीज़ें बनाता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका NaOH के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। बात समझ में आया? ये क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाता है। किसके साथ में क्रिया करता है? ये फॉर्मेल्डिहाइड NaOH के साथ में, जिसे आप लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ये से भी पूछ लेता है कि कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया करके मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। बताइए आप सभी लोग, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? नोट करिए। एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा हाँ, एक चीज और जानिए कि कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ये रिएक्शन भी पूछ ले सकता है, नोट करके लिखिए। कैसे प्राप्त करोगे, लिखिए आप सभी लोग कॉपी पर अपने, कि कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ऐसा समझ में आया? कैसे प्राप्त करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ में कराकर यूरोट्रोपिन प्राप्त करोगे। क्या होता है जब, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या होता है जब
फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करता है तब। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ में क्रिया करता है तब? ये दोनों क्वेश्चन एडिशनल के रूप में याद रख लेना, पूछता है बोर्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मेल्डिहाइड का HCN के साथ में क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड का HCN के साथ में क्रिया, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, देखना है यहाँ पर कैसे क्रिया होती है। HCHO ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया जब HCN के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, देखना है यहाँ पर ध्यानपूर्वक सभी लोग। देखिए ये आपका HCHO है और ये आपका HCN है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका H है यह H इस OH के साथ में क्रिया कर लेता है, साथ में ये CN जो है इस कार्बन के साथ में क्रिया कर लेता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है। अब आइए देखिए, HCN यहाँ पर आपका इस तरह से OH हो जाता है, यहाँ पर CN हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम क्या है? कुछ लोग पूछेंगे सर इसका नाम है बता दो आप लोग, क्योंकि मैं सबका नाम जानने का ठेका लेकर बैठा हूँ, ठीक है। इसका नाम जान लो, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, लिख लेना फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। कैसे क्रिया होगी ध्यान देखना, यहाँ पर यह जो OH है, यह जो H है इस O के साथ में क्रिया करके OH बना देगा, साथ में ये CN आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ये आपका प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। इसे नोट करिएगा सभी लोग। HCN से संबंधित ये सभी क्रियाएं हो चुकी हैं, HCN से संबंधित सभी क्रियाएं हो चुकी हैं। अब दो चीज़ें आपको मुझे कराना है अभी, कैनिजारो अपक्रिया, हेलोफार्म अपक्रिया और एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये 3 चीज़ें आपको करानी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं हम चैप्टर के, तैयार रहना सभी लोग पार्टी उक्टी के लिए। अच्छा हाँ, आप लोगों से मैं कह रहा था कि अभी हम फिजिक्स का एक 0 से बैच लाने का सोच रहा हूँ, एकदम 0 से, जिसमें एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट, आप लोग 30% नहीं पढ़े हो ना, तो 30% को भी उसमें पढ़ाऊँगा। सभी लोग क्या कहते हो, लाना चाहिए कि नहीं मुझे, ताकि आप लोगों की तैयारी एकदम, क्योंकि देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप NDA का पेपर दोगे तो वहाँ पर भी आपसे भेंट होगा फिजिक्स का, अगर आप एयरफोर्स या नेवी का पेपर दोगे वहाँ पर भी आपका फिजिक्स से भेंट होगा, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें केमिस्ट्री तो होता ही है लेकिन फिजिक्स ज़्यादा होता है, यानी जैसे IIT नीट को छोड़कर वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बराबर होती है, लेकिन अन्य जगह पर आपको केमिस्ट्री भी होता है फिजिक्स भी होता है, तो उसमें से फिजिक्स ज़्यादा होता है। तो मैं फिजिक्स का एक 0 से बैच लाने का सोच रहा हूँ, तो आप लोग कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं भाई साहब, ये बता दो बस। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तब पर भी तो मुझे लाना ही है, कि 2 लड़के पढ़ेंगे तब पर भी मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप लोग एकदम नहीं पढ़ोगे तो नहीं लाना ही अच्छा होगा। क्यों मेहनत करूँ मैं बताओ, अच्छा खासा मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। हाँ, पढ़ाने में दम लगता है, टाइम लगता है, और किसके पास इतना टाइम है। हेडिंग करो कैनिजारो अपक्रिया। वैसे तो अगर कहा जाए दूसरा तीसरा चौथा कौन सा क्वेश्चन है मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन डाल के हेडिंग करो कैनिजारो अपक्रिया। अगर हमसे कहा जाए कैनिजारो अपक्रिया पढ़ाने के लिए तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में केवल कैनिजारो अपक्रिया पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इतना मैटर है IIT लेवल का, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो बोर्ड की क्लास है ना। अब बताने लगूंगा कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे,
और बोर्ड में पूछेगा भी नहीं उतना डीप आकर। बोर्ड में तो केवल कैनिजारो अपक्रिया हेडिंग डालना है, 2 लाइन लिखना है, नीचे रिएक्शन लिख देना है, केवल मैं उतना ही बताऊंगा आपको। तो हेडिंग करिए कैनिजारो अपक्रिया, और जिसको आ रहा है वे सभी लोग कैनिजारो अपक्रिया के बारे में कमेंट करें। कैनिजारो अपक्रिया में अल्फा विहीन हाइड्रोजन कार्य करता है या फिर अल्फा यानी कि वो कंपाउंड कार्य करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे वाले कार्य करते हैं, या फिर वो कार्य करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। कमेंट करें सभी लोग, एक बार बताएं मुझे। तो कमेंट किया करो आप लोग, उससे आपके दिमाग में पॉइंट याद रह जाती है। तो होगा क्या, आज के बाद किसी एग्जाम में बैठोगे 2 4 5 महीने बाद, तो आप लोग उसमें रिवीजन करके जाओगे नहीं, वही चीज़ें, या हो सकता है मान लो आप रिवीजन भी कर लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही साथ आपको करना पड़ेगा, या फिर सभी सब्जेक्ट को एक ही साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज केमिस्ट्री का पेपर होगा कल फिजिक्स का होगा, ये बस केवल बोर्ड में होता है, बोर्ड के बाद नहीं होता है ऐसा। जब आप लोग देने जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा आपके सामने, अगर आप लोग कमेंट वगैरह किए रहोगे, लिखे रहोगे, तो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी धुंधली रह जाती है बात कि हाँ अल्फा विहीन हाइड्रोजन यूज होता है। नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाओगे, अल्फा विहीन वाले को कैनिजारो कहते हैं या फिर अल्फा वाले को कैनिजारो कहते हैं। यानी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता वे कैनिजारो देता है, या फिर वह देता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। कुछ लोगों को तो ये डाउट होगा सर अल्फा हाइड्रोजन कहते किसे हैं, बता दो। कुछ लोग कहेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बताने वाला हूँ, पाप लगेगा मुझे। अरे ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, जो कक्षा 1 2 के स्टूडेंट्स बता देंगे। पूछ लेना अपने घर में कोई होगा तो। 1 2 का मतलब जो पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कक्षा 11th वाले भी। अब ये नहीं कि जाकर LKG UKG वालों से पूछने लगे आप लोग, अन्याय हो जाएगा। नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं, देखिए कैनिजारो अपक्रिया जो होता है वह आपका ऐसे एल्डिहाइड देते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं, कैनिजारो क्रिया देता है। बात समझ आया। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, अनुपस्थित का मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वह कैनिजारो अपक्रिया देता है। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, सभी लोग पॉइंट वाइज ही एग्जाम में लिखना, अच्छा रहेगा, नंबर बढ़िया मिलता है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्या होता है कैनिजारो अपक्रिया, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वे कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। पॉइंट नंबर 1 याद हो गया। पॉइंट नंबर 2 में लिखना कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वैसे है एल्डिहाइड जो है 50% सांद्र कास्टिक क्षार के साथ में क्रिया करके एल्डिहाइड अणु के समान ही 2 आपके, एक मेथिल अल्कोहल एक मेथिल फॉर्मेट अम्ल ये देते हैं, फॉर्मेट लवर देते हैं। देखना वह कास्टिक क्षार के साथ में क्रिया करके यानी कास्टिक क्षार के साथ में क्रिया करके आपका क्या देता है, कास्टिक क्षार के साथ में क्रिया करके आपका एक तो एल्कोहल देता है, दूसरा क्या देता है, लवण देता है, ठीक है। बात समझ में आई। हेलो, कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, पहली बात तो कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है, वे एल्डिहाइड देते हैं, केवल एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड 50%
NaOH के साथ में अब क्रिया करते हैं या 50% कास्टिक क्षार के साथ में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के पश्चात एक तो एल्कोहल देते हैं, दूसरा आपका लवण देते हैं। अब रिएक्शन कैसे होता है देखिए, यहाँ पर आइए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसे आपके पास 2HCHO है, ये आपका क्या है, ऐसा एल्डिहाइड जिनके पास न तो अल्फा कार्बन है न ही अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा कार्बन नहीं रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा, तो ये आपका एक एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया जब हम लोग कराते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में, NaOH के साथ में, वो भी 50% वाला NaOH है, इसके साथ में इसकी अपक्रिया कराते हैं तो दो प्रोडक्ट बनता है सांद्र, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनता है जब इसको गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं। पहला क्या बनता है, CH3OH बनेगा मेथिल एल्कोहल, दूसरा HCOO बनेगा, ठीक है। ये आपका लवण हो जाता है, ये आपका एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। ये कोई भी आपका हो, कोई भी हो, आपका यही प्रोडक्ट बनाता है। एक तो एल्कोहल बनाता है, दूसरा लवण बनाता है। एल्कोहल कितने कार्बन वाला बनाएगा देखना है, यहाँ पर जितने कार्बन वाला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एल्डिहाइड, उतना ही कार्बन वाला एल्कोहल बनाएगा और उतना ही कार्बन वाला लवण बनाएगा। बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन होता है, यही होता है ना CH3OH। अब तो अगर इसके बाद वाला लिखोगे तो C2H5OH हो जाएगा, तो ये दो कार्बन वाला होगा, यानी एक कार्बन है यहाँ पर, तो एक कार्बन वाला आपका एल्कोहल बनाएगा, आप दिमाग लगा कर लिख देना, और एक ही कार्बन वाला आपका लवण बनाएगा HCOOH के रूप में, ठीक है। और इसके ऐसे भी और कंपाउंड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे आपका ये 2C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह बेंजल्डिहाइड जो होता है C6CHO, ये जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है, ये कौन सा, ये बेंजल्डिहाइड, ये जो बेंजल्डिहाइड है यह भी अपक्रिया देता है। कौन सा अपक्रिया देता है सर, यह भी आपका कैनिजारो अपक्रिया देता है। बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो अपक्रिया देता है। क्या देता है, कैनिजारो अपक्रिया देता है। कौन, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो अपक्रिया देता है, ठीक है। कैनिजारो अपक्रिया या बेंजल्डिहाइड भी देता है। तो इसकी कैनिजारो अपक्रिया में क्या होगा, NaOH के साथ में अपक्रिया होगा, और ये 50% NaOH होगा और सांद्र होगा, ठीक है। सांद्र और 50% NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करेगा। कौन सा, ये आपका बेंजल्डिहाइड। तो जितने कार्बन वाला बेंजल्डिहाइड है उतनी ही कार्बन वाला अम्ल बनाएगा। देखिए यहाँ पर 6H7 कार्बन है, तो यहाँ पर C6H5CH2OH, ये आपका एल्कोहल एक बनेगा, सॉरी एल्कोहल, ये एल्कोहल ही है आपका एक बेंजील एल्कोहल इसे कहते हैं। साथ में इतने ही कार्बन वाला एक लवण बनेगा, इतना ही कार्बन वाला लवण का मतलब 6C6H5COO ये बनेगा। ये आपका लवण है, ये आपका एल्कोहल है, यह आपका एल्कोहल है। तो कैनिजारो अपक्रिया समझ में आई आप लोगों को। कुछ लोग कल के लेक्चर में कमेंट किए थे कि सर कैनिजारो अपक्रिया के बारे में बताना, समझ में आया कि नहीं। 2 पॉइंट है कैनिजारो अपक्रिया, आप लोग लिख सकते हो। एक बार और रिपीट कर दें हम, कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है, इसमें वे एल्डिहाइड या ये अपक्रिया देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। वह 50% क्षारीय विलयन के साथ में अपक्रिया करता है, 50% क्षारीय विलयन के साथ में अपक्रिया करता है। अपक्रिया करके एक तो एल्कोहल बनाता है सेम कार्बन का, एक एल्कोहल बनाता है, एक लवण बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए HCOH है, 50% सांद्र NaOH के साथ में ये अपक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं यहाँ पर, तो एक एल्कोहल सेम कार्बन का, मतलब यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, तो एक ही कार्बन का एक एल्कोहल साथ में एक लवण जो कि एक ही कार्बन का बना है वो बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये बेंजल्डिहाइड है, यह 50% NaOH के साथ में अपक्रिया करता है। तो यहाँ पर एक कार्बन का जितना कार्बन यहाँ पे 6 एक 7 कार्बन है ना, 6 7 कार्बन, तो 7 कार्बन का एक एल्कोहल
साथ में साथी कार्बन का एक लवण बनाएगा। नोट करिए सभी लोग। नोट करिए सभी लोग, आ रहे हैं हम। हो गया। चलिए अब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लेते हैं, यानी एल्डोल संघनन। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ये याद रखना कि वे सभी एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड, कीटोन नहीं, वे सभी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वही ये अपक्रिया देते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें सांद्र NaOH के साथ में अपक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। एल्डोल संघनन जस्ट उसका उल्टा है। एल्डोल संघनन कभी कभी इस पे टिप्पणी लिखने के लिए भी कर देता है एल्डोल, ठीक है, संघनन। देखिए पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या है कि वे सभी कीटोन या फिर एल्डिहाइड। बात समझ में आई? इसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों क्रिया करते हैं। वे सभी कीटोन या एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। पॉइंट समझ में आए? वे सभी कीटोन या फिर एल्डिहाइड, बात समझ में आया? कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, यानी इसमें दोनों क्रिया कर देते हैं। कीटोन भी करते हैं, एल्डिहाइड भी करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। वे सभी कीटोन या एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वही क्रिया करते हैं। देखिए कैनिजारों में क्या हो रहा था, वहां पर केवल वही क्रिया कर रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, लेकिन यहां पर वे क्रिया करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। बात समझ में आई? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब मैं यहाँ पे बता ही दूं क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं, डाउट भी होगा कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। जिसे CHO-CH3 है, एस्टल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिए ये आपका फंक्शनी ग्रुप है, क्रियात्मक समूह जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो, और इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे उपस्थित ये हाइड्रोजन जिसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है। वहीं पर अगर HCHO की बात करें तो HCHO में ये आपका कौन सा ग्रुप है? क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये क्रिया आप देगा, ये कौन सी क्रिया देगा? कैनिजारो अपक्रिया देगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसकी बात करें एस्टल्डिहाइड की, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका एल्डोल संघनन देगा।
संघनन देगा, ये एल्डिहाइड संघनन देगा, ये आपका कैनिजारो अपक्रिया देगा। क्यों कैनिजारो अपक्रिया क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्डिहाइड संघनन देगा। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये तो आप पॉइंट समझ लेना चाहिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि इसमें होता क्या है, देखिए कैनिजारो अपक्रिया में सांद्र NaOH के साथ में अपक्रिया करा रहे थे, जबकि एल्डिहाइड संघनन में तनु, कौन सा अणु? तनु NaOH के साथ में क्रिया होती है। बात समझ में आया? उसमें क्या होता था कि सांद्र NaOH के साथ में क्रिया हो रहा था, 50% सांद्र NaOH के साथ में, या 50% सांद्र क्षार के साथ में क्रिया हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके एल्डिहाइड संघनन में क्या होता है कि तनु NaOH के साथ में अपक्रिया होगी। जब एग्जामिनर के सामने ये पूछेगा क्वेश्चन, आप लोग लिखोगे तो एग्जामिनर क्या चेक करेगा, आप ये क्षार जो लिए हो ये तनु और सांद्र सही लिखे हो कि नहीं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे हो, केवल NaOH के साथ में करोगे, तब पर भी एग्जामिनर आपकी क्वेश्चन को करेगा कट पीट। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि सांद्र NaOH के साथ में अपक्रिया कर रहे हो या फिर तनु NaOH के साथ में अपक्रिया कर रहे हो। आगे देखते हैं, एल्डिहाइड जो है संघनन तनु NaOH के साथ में अपक्रिया होती है। आगे का पॉइंट यह है कि तनु NaOH के साथ में ये दोनों अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। यह बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर हम एक क्षार ले रहे हैं एक एल्डिहाइड ले रहे हैं CHO। ज़्यादा मैं रिएक्शन नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, एक लिखाऊंगा। वैसे तो इसमें 4 प्रकार की अपक्रिया होती है और एल्डिहाइड संघनन पे भी एक लेक्चर की बातें हो सकती हैं। मतलब 1 घंटा केवल एल्डिहाइड संघनन चल सकता है, इतना इसमें पॉइंट्स है, इतना इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, वैसे मैं बस बोर्ड लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, घबराना मत। देखिए ये आपका एस्टल्डिहाइड है, इसकी क्रिया होगा आपके दूसरे एस्टल्डिहाइड से CH3CHO। कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पर हम दूसरा एस्टल्डिहाइड क्यों सेम ले रहे हो? दूसरा ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। कीटोन भी ले सकते हो, यहाँ पर एसीटोन भी ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। लेकिन क्योंकि इजी से रिएक्शन लिखा जाए और रिएक्शन सही रहे, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे ये रिएक्शन नहीं पूछेगा ना, रिएक्शन पूछेगा इस पर टिप्पणी लिखिए, तो एक ही रिएक्शन लिखना होगा यहाँ पर। तो जो रिएक्शन लिखे सही लिखे, बस यही मेरा उद्देश्य होगा। वैसे तो ये 4 प्रकार का होता है, एल्डिहाइड संघनन भी 4 प्रकार का होता है। अब लेकिन उतना बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, बात समझिए। यहाँ पर ये 2 अणु के साथ में क्रिया करता है। अब कैसे क्रिया होती है इसको जान लो, आप सभी लोग जान लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो CH3 है, इसको CH3 न लिखकर हम CH2 और एक H को यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, एक H को यहाँ ले रहे हैं, तो ये OH और ये O और ये H आपस में क्रिया कर लेगा, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा? CH3 CH OH। ठीक है, CH2 CHO ये बनाएगा। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, अब बीटा हाइड्रॉक्सी क्यों कहेंगे? देखिए आपको मैंने बताया ये CHO समूह है, CHO समूह के जस्ट बाद वाला कार्बन कहा जाता है अल्फा कार्बन। इसके बाद वाले को OH जो है ये वाला कार्बन, इसको कहेंगे बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर यहाँ पे OH जुड़ा है, इसलिए बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं इसका नाम। ठीक है, इस तरह से भी कहा जा सकता है, लेकिन वैसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये आपका एल्डोल है, ये आपका एल्डोल है। लेकिन ये बात जानिए, यहाँ से इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ये रिएक्शन इसी जगह बंद नहीं होता है, इसके बाद भी रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर यह OH है, तो इस बगल वाले से एक और H लेगा उधार और लेकर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बचता है CH3
CH डबल बॉन्ड CH CHO ये बनता है, ठीक है, ये बनता है आपका, और प्लस में H2O बाहर निकलता है। ये OH जो है इस बगल वाले से एक और हाइड्रोजन लेता है और H के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसे एल्डोल कहते हैं, एल्डोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और OH एल्कोहल भी है, तो इसे कहते हैं एल्डोल। और इसे कहते हैं क्रोटेनलेडिहाइड, क्रोटेनलेडिहाइड कहते हैं, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन आपका एल्डोल संघनन पे, मुझे मालूम है 3 पॉइंट 3 लाइन आप याद रख सकते हो आसानी से, और इस तरह से किसी भी बुक में नहीं दिया होगा। तीनों पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट क्या है आपका कि यहाँ पर वे सभी कीटोन या एल्डिहाइड दोनों के दोनों रिएक्शन देते हैं। ये पॉइंट लिखना, ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन देते हैं एल्डोल संघनन, तो दोनों के दोनों देते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के दोनों एल्डोल संघनन देते हैं, ठीक है। तो कीटोन या एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वे आपका देते हैं एल्डोल संघनन। इसमें क्या होता है, इसमें एल्डोल संघनन में तनु NaOH के साथ में क्रिया होती है, क्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। रिएक्शन ये लिख लीजिएगा, रिएक्शन में क्या लिखना होता है, ट्रिक ये होता है कि CH3 को में से एक H को बाहर करके लिखते हैं और ये O के साथ में क्रिया करके OH बना लेता है, और इसी OH में बाद में क्या करता है, यहाँ से बगल वाले से H उधार लेता है और H2 के रूप में बाहर निकल जाता है और ये एक प्रोडक्ट बना देता है। इसे लिख लीजिए सभी लोग। इसके बाद एक और रिएक्शन है, रिएक्शन तो काफ़ी हैं लेकिन एक ही और मैं कराऊंगा क्योंकि तबीयत सही नहीं है, और एक कराने के बाद इस चैप्टर के काफ़ी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, यही रिएक्शन बचेंगे। इसको हम अलग से सेशन लेके कराएंगे, क्या होता है जब का 150-200 रिएक्शन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं काफ़ी रिएक्शन कराते चलता हूँ टॉपिक वाइज। अच्छा, यूरोट्रोपिन क्या है, इसे कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग कर लोगे, कोई धर्म संकट में नहीं पड़ोगे ना। पूछता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे अलग करोगे, सिर्फ अभिकर्मक के जरिए, ये भी पूछता है, लेकिन बताना भी चाहिए। अच्छा, अगर एक पॉइंट याद रखना सभी लोग कि संघनन अपक्रिया किसे कहते हैं, जैसे एल्डोल संघनन है, इसे किसे कहते हैं, संघनन अपक्रिया। संघनन क्यों यूज होता है, देखिए संघनन एक शब्द है, कंडेंसेशन। दो प्रकार की अपक्रिया होती है, एक कंडेंसेशन अपक्रिया होती है, एक एडिशन अपक्रिया होती है, यानी एक युगात्मक अपक्रिया होता है, एक संघनन अपक्रिया होता है। वैसे अपक्रिया कई प्रकार की होती हैं, 6 या 7 प्रकार होता है, लेकिन 2 प्रकार समझिए। कंडेंसेशन अपक्रिया के बारे में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कंडेंसेशन अपक्रिया में, इसमें 2 अणु लेते हैं तो वहाँ से कोई तीसरा अणु बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पर देखना, ये दोनों अणु आपस में क्रिया करें तो तीसरा अणु H2O बाहर निकला है, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो कहीं पे कौन बाहर निकलता है, तो इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं संघनन अपक्रिया, ठीक है। संघनन अपक्रिया में कोई तीसरा अणु बाहर निकलता है, ये आप याद रखना। यानी कि 2 लोग क्रिया करते हैं, 2 लोग आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो कोई तीसरा चीज बाहर निकलती है। बात समझ में आया? आपको समझाने की क्या जरूरत है, आप लोग तो इसमें माहिर हो। नोट करिए सभी लोग। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा है। कभी कभी पूछने का मतलब मैं नहीं कराऊंगा। चलिए एक और रिएक्शन लिखते हैं, तो उसके बाद इस चैप्टर का एक और मैं लेक्चर लूँगा, छोटा सा लेक्चर होगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 3 लेक्चर में।
वैसे 2-3 घंटे का लेक्चर ही है। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, किसके साथ में क्रिया होती है, तनु या क्षार में, तो क्षार में, तनु या सांद्र में, तो तनु में क्रिया होती है। ठीक है, याद रखना सभी लोग। क्वेश्चन क्या है कि हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया के बारे में बताइए। देखिए हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया कैसे कहते हैं, इस पे भी अगर मैं बताऊं तो एक लेक्चर लगता है, पूरा एक लेक्चर लगता है पूरा हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया कराने के बताने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया, पहले आप लोग बताइए हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया कौन देते हैं। जो हेलो फॉर्म ऑफ क्रिया देते हैं उसके पास कौन सा समूह उपस्थित होना आवश्यक है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि वे सभी यौगिक जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O समूह होता है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया देता है। बात समझ में आई आप लोगों को। वे सभी यौगिक जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O वाला जो समूह उपस्थित होता हो, वे सभी क्या देते हैं, हेलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हेलो फॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, वे सभी क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ में क्रिया करके हेलो फॉर्म बनाते हैं। ये क्या करते हैं, सभी यौगिक का मतलब जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CO उपस्थित हो। ठीक है, वे क्या करते हैं, हैलोजन के साथ में क्रिया करते हैं, हैलोजन के साथ में, हैलोजन के साथ में, हैलोजन का मतलब Cl2 Br2 I2 के साथ में क्रिया करते हैं, हैलोजन के साथ में अपक्रिया करते हैं, हैलोजन के साथ में अपक्रिया करके हैलोजन के साथ में अपक्रिया देते हैं, साथ में तथा अन्य OH की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, हेलो फॉर्म बनाते हैं। तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया कौन देते हैं, जिनके पास CH3O समूह उपस्थित होता है, केवल वही हेलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हेलो फॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, जिसके पास जो सभी यौगिक जिनके पास CH3O समूह उपस्थित होता है वह CH2 Br2 या फिर I2 के साथ में क्रिया करके हेलो फॉर्म देते हैं। और ये क्रिया जो होती है NaOH की उपस्थिति में होती है। रिएक्शन को देखें तो इस प्रकार से होता है, RCOCH2 CH3, ठीक है, RCOCH3 ये आपका 3X2 के साथ में और 4NaOH की उपस्थिति में। 3X2 क्या है, आपका हैलोजन है, 4NaOH आपका क्षार हो गया। इसके साथ में ये क्रिया करके प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट के रूप में आपका हेलो फॉर्म बनाते हैं। हेलो फॉर्म मतलब CHX3 यह हेलो फॉर्म बनाते हैं, इसे हेलो फॉर्म कहते हैं। यह हेलो फॉर्म बनाते हैं, साथ में इसका एक लवण बनता है
और जल बनता है। RCOO प्लस 3NaX प्लस 3H2O बनता है। इस पूरे रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। इस पे भी अगर क्लास लिया जाए तो बहुत बड़ा क्लास लिया जा सकता है। तो हैलोफॉर्म अपक्रिया कौन देते हैं? वे सभी यौगिक जिसमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, वे सभी यौगिक क्या देते हैं? हैलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं। और हैलोफॉर्म यौगिक जो होते हैं, जो देते हैं, उसमें हैलोजन CH2, Cl2 या Br2 या I2 के साथ में क्रिया करके, हैलोजन के साथ में क्रिया करके NaOH की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, हैलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं। हैलोफॉर्म का मतलब आपका ये CH3 हो गया, ठीक है, ये यौगिक होता है, ये आपका रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहें तो X2 के यहाँ पर, X के यहाँ पर आप Cl लिख सकते हो, Br लिख सकते हो, I लिख सकते हो, R के यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह लिख सकते हो, तो आपका एक रिएक्शन बन जाएगा। ये तो आपका एक नेम रिएक्शन के रूप में हो गया ना। जैसे यहाँ पर हम एस्टल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराते हैं, CH3 CHO, यहाँ पर R के यहाँ पर CH3 लिख दिए हैं, प्लस 3I2 कर देते हैं, I2 कर देते हैं, प्लस में 4NaOH कर देते हैं। इसके साथ में जब अब क्रिया करता है तो ये CHI3 प्लस R के यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, CONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O, ये पूरा रिएक्शन देता है। इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं हैलोफॉर्म अपक्रिया। लेकिन यहाँ पर आयोडीन का यूज होता है, इसलिए कहेंगे आइडोफॉर्म अपक्रिया, इसे कहेंगे आइडोफॉर्म अपक्रिया। इसे क्या कहेंगे? आइडोफॉर्म अपक्रिया। तो ये अपक्रिया होती है हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अपक्रिया। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या आप लोग सीखे हो? 3 प्रयोगशाला विधि, 2 प्रयोगशाला विधि सीखे हो। पहला एसीटोन बनाने की, दूसरा आप सीखे हो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की, 2 चीज़ें। उसके बाद कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, हैलोफॉर्म अपक्रिया, इन तीनों चीज़ों के बारे में सीखे हो। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर आप लोग लिखकर कंसंट्रेशन के साथ में सीरियसली पढ़ाई कर रहे होगे तो देखो, सीधी सी बात है, आप अपने सीनियर से जाकर पूछना 12th का परसेंटेज कितना काम देता है, और साथ में ये जो आप पढ़ाई होती है ये कितना काम देता है। मौका मिला है तो इसको जाने मत दो, पूरी जान लगा दो, ताकत के साथ में पढ़ाई करो। क्लास में प्रेजेंट हो कम से कम सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हो। सभी लोग नहीं होते हैं क्लास में प्रेजेंट, तो मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है, क्लास में प्रेजेंट हुई है और डेली क्लासेज इसी तरह से चलते रहेंगे। कल संडे है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर के लिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बचे हुए हैं, उसको कराएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में अलग कैसे करोगे, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में अलग कैसे करोगे। तो ये सभी काफ़ी रिएक्शंस हैं जो कि मुझे कराना है। तो एक लेक्चर और लगेगा, करा देंगे। मस्ती के साथ में पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे। बात यही है, मेहनत से परसेंटेज लाएंगे, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। और टाइम को बर्बाद करने का मतलब यह है अपना परसेंटेज बर्बाद करना, अपना कैरियर बर्बाद करना और अपना सब कुछ बर्बाद करना, जो कि आप लोग नहीं करोगे, मुझे मालूम है। आप हमसे जुड़कर पढ़ाई कर रहे हो। मोटिवेशन की कमी हो तो बताइए, मैं मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करना आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। अच्छे से पढ़ाई करते रहना, मेरी बात याद रखना, जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा होगा आप सभी के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग टेलीग्राम पर कॉल करके मुझे बातें कर सकते हो। मैं तो अवेलेबल होता हूँ रात में 9 बजे के बाद, आप लोगों को मालूम ही है। ईजिली बातें कर सकते हो, कोई भी बात हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।